इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक अकेला पर्सन एक पूरे किंगडम को तबाह कर रहा होता है और उस पर्सन को रोकने के लिए उस किंगडम के ड्रैगनाइट्स आते हैं। पर वो पर्सन अपनी कुछ ही परसेंट पावर का इस्तेमाल कर उस सारे ड्रैगनाइट को धराशाही कर देता है और कुछ मिनटों बाद पूरे किंगडम को भी धराशाही कर देता है। उस पर्सन की पावर को देखकर उस किंगडम के लोग उसे द रीइंकार्नेशन ऑफ डीमन लॉर्ड कहते हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि इस पूरे किंगडम को धराशाही करने के बाद मानो डीमन लॉर्ड का रीइंकार्नेशन इस दुनिया से गायब ही हो गया। और उसके बाद हमें 5 साल आगे का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें उसी किंगडम की एक जेल का सीन दिखाया जाता है और हम उस जेल में एक लड़के को जंजीरों से बंधा देखते हैं। और इस लड़के का गुनाह असल में यह है कि जब ये घरों की छतों पर एक बिल्ली का पीछा कर रहा था तब गलती से इसका पैर एक टूटे हुए छत पर पड़ जाता है और ये सीधा एक नहाती हुई लड़की के ऊपर गिर जाता है। इस जगह पर ये लड़का इस सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने के लिए उस लड़की की तारीफ करने लगता है, जैसे कि तुम्हारे आगे की संतरा बहुत ही ज्यादा सुंदर है और बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं और तुम काफी ज्यादा हॉट लग रही हो। इस जगह पर वो एक बिना कपड़ों की लड़की की तारीफ कर रहा है और वो सोच रहा है कि सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जाएगी। इस जगह पर वो लड़की इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो सीधा इस लड़के को जेल में डलवा देती है। एंड गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी इस कहानी का मेन प्रोटोगनिस्ट यही लड़का है। इसका नाम अकीरा है और उसने अपने आइडेंटिटी छुपाने के लिए अपना नाम लक्ष्य रख रखा है। एंड गाइस, इस जगह पर हमारा मेन प्रोटोगनिस्ट अपनी आइडेंटिटी छुपाने के साथ साथ अपनी पावर्स को भी छुपा रहा है। ऐसा वो क्यों कर रहा है हमें कहानी में आगे पता चलेगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारे सीरीज के मेन प्रोटोगनिस्ट अकीरा की जेल के पास एक लड़की आ जाती है, जिस देखकर अकीरा कहता है कि कौन है वहां। जहां पर वो लड़की अकीरा को पूरा इग्नोर करते हुए अकीरा की स्वॉर्ड के पास जाती है और वो देखती है कि अकीरा के पास 2 स्वॉर्ड हैं। इस जगह पर वो लड़की अकीरा की दोनों तलवारों को देखकर बड़े ही सस्पिशियस रूप में अकीरा को देखती है और वो अकीरा से पूछती है, क्या ये दोनों तलवारें तुम्हारी हैं? जिस पर अकीरा हाँ करता है। इस जगह पर वो लड़की अकीरा की तरफ देखते हुए कहती है कि इस किंगडम में आमतौर पर लोग सिर्फ एक ही स्वॉर्ड को इस्तेमाल कर पाते हैं और तुम 2 स्वॉर्ड्स को इस्तेमाल कर रहे हो, और खास करके ये ब्लैक स्वॉर्ड, ये मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल लग रही है। उस लड़की की यह सारी बातें सुनकर ब्लैक अपनी आंखें चुराने लगता है। इस जगह पर ब्लैक की इस हरकत को वो लड़की भी नोटिस कर लेती है। इसी बीच हम देखते हैं कि वहां पर एक और लड़की आ जाती है जो कि उस लड़की से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस जगह पर वो लड़की बिना कोई जवाब दिए वहां से चली जाती है और जो अभी एक लड़की आई है वो अकीरा से कहती है, चलो ठर के लड़के, अब तुम्हारा क्या सजा होने वाली है ये तो हेडमास्टर ही बताएंगे। और इसी के साथ हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि 2 लड़कियां अकीरा को जंजीरों से बांधकर हेडमास्टर के पास ले जाने लगती हैं। और इसी के साथ हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हेडमास्टर को अकीरा सारी बातें बता देता है कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ऐसा उसने जानबूझकर नहीं किया। इस जगह पर हम देखते हैं कि हेडमास्टर अकीरा पर इजीली विश्वास कर लेती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि हेडमास्टर अकीरा की आइडेंटिटी जानती है और वो उनसे कहती है, अकीरा एके लक्स आर्केडिया, द प्रिंस ऑफ आर्केडिया टाउन, आपका स्वागत है। इस जगह पर लक्ष्य फिर से माफी मांगता है अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए। इस जगह पर हेडमास्टर लक्ष्य को माफ करते हुए कहती है कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है और वो हंसने लगती है और कहती है, वैसे मुझे आपकी मदद चाहिए प्रिंस। इस पर लक्ष्य कहता है कि कैसी मदद। इस जगह पर हेडमास्टर लक्ष्य कहती है, आपको पता ही होगा कि इस एकेडमी को इस न्यू एम्पायर ने क्यों बनाया है। जिस पर लक्ष्य कहता है, हाँ मुझे पता है कि इस एकेडमी को इसलिए बनाया गया है ताकि वो पावरफुल ड्रैगनाइट्स को लॉन्च कर सके, ताकि 5 साल पहले हुए हादसे में जो मिस्टीरियस ड्रैगनाइट वहां से गायब हो गया था उसे ये लोग मिलकर हरा सके। इस जगह पर हेडमास्टर एक और बात से खुलासा करती है कि इस दुनिया में अधिकतर ड्रैगनाइट असल में लड़कियां ही हैं और पहला मेल ड्रैगनाइट हमारा मेन प्रोटोगनिस्ट अकीरा यानी दी प्रिंस लक्ष्य है। इसलिए हेडमास्टर लक्ष्य को अप्रोच करती है अपनी इस एकेडमी में पढ़ने के लिए और ये पढ़ने वाली बात बाकी लड़कियां भी सुन लेती हैं, जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। लक्ष्य की एकेडमी में पढ़ने वाली बात आग की तरफ फैल जाती है और तभी वहां पर हेडमास्टर का ऑफिस का गेट खोलते हुए एक लड़की आती है और वो हेडमास्टर से कहती है, आपने भले ही इसे अप्रूव कर दिया हो एकेडमी में पढ़ने के लिए, पर मैं इसे कभी अप्रूव नहीं करने वाली, ये एक ठरकी लड़का है। इस जगह पर लक्ष्य उस लड़की को देखकर कहता है, तुम तो वही लड़की हो ना जो बाथटब में नहा रही थी। इस जगह पर उस लड़की को फिर से शर्म आने लगती है। उस लड़की को इतने गुस्से में देखकर हेडमास्टर उस लड़की से कहती है कि ये तुम्हारा विक्टिम है,
तुम्हें इसे जो भी सजा देनी हो दे सकती हो। इस जगह पर वो लड़की लक्ष्य को चैलेंज करते हुए कहती है कि तुम पहले लड़के ड्रैगनाइट हो तो जरा मैं भी तो देखूं एक मेल ड्रैगनाइट की पावर। इस जगह पर लक्ष्य लड़ाई की बात सुनकर कुछ ज्यादा खुश नहीं होता, बल्कि वो सोचने लगता है। इस जगह पर वो लड़की सीधा लक्ष्य के ऊपर अपनी तलवार तान कर कहती है, तो तुम तैयार हो लड़ाई के लिए? अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें फिर से जेल जाना होगा। यह सुनते से ही सारी लड़कियां बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं और वो कहती हैं कि आज उन्हें प्रिंसेस की लड़ाई देखने को मिलेगी। उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और इसी के साथ हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि लक्ष्य एक लड़की के सामने बैठा होता है, जहां पर वो लड़की असल में लक्ष्य की छोटी बहन होती है। और लक्ष्य की छोटी बहन लक्ष्य से कह रही होती है कि अब आपको न्यू किंगडम की प्रिंसेस से लड़ना होगा। अब आप इस जगह पर क्या करने वाले हो भैया? लक्ष्य अपनी छोटी बहन की बातें सुनकर अपनी ब्लैक स्वॉर्ड को देखने लगता है। और इसी के साथ हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है। और वहां पर लक्ष्य कुछ देर बाद ही प्रिंसेस भी वहां पर आ जाती हैं। उस जगह पर सारे लोग प्रिंसेस को सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसी बीच प्रिंसेस लक्ष्य से कहती हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें क्यों चैलेंज किया है? इस जगह पर लक्ष्य कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, पर प्रिंसेस लक्ष्य कहती हैं कि अगर तुम ये मैच जीत गए तो मैं तुम्हें जरूर से बताऊंगी। प्रिंसेस के कहते से ही हमारी ये लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां पर लक्ष्य अपनी ब्लू स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर अपने ड्रैगनाइट में बदल जाता है, जिसे देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि ये कितना मामूली ड्रैगनाइट है, क्या वो सच में इस ड्रैगनाइट से प्रिंसेस से लड़ने वाला है? इसी के साथ हम देखते हैं कि प्रिंसेस का ड्रैगनाइट बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। एवन प्रिंसेस के ड्रैगनाइट को देखकर लक्ष्य की बहन भी कहती है कि इस प्रकार का ड्रैगनाइट होल्ड करना रेयर या फिर इम्पॉसिबल ही कह दो। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस बिना कोई देरी करे सीधा अपने स्पेशल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हुए लक्ष्य के ऊपर हमला करने लगती है, जहां पर वो लक्ष्य के ऊपर लगातार 2 से 3 हमले करती है। और लक्ष्य उन सारे हमलों को अपनी स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है, पर उन सारे हमलों के प्रेशर से लक्ष्य की स्वॉर्ड टूट जाती है। इस जगह पर लक्ष्य बिल्कुल नहीं घबराता और वो प्रिंसेस से कहता है, अगर ये मैच टाई पर खत्म हो तो फिर क्या होगा? ना मैं हारूं और ना आप हारे। इस जगह पर प्रिंसेस को गुस्सा आ जाता है और वो लक्ष्य कहती है, तुम्हारे जैसे इंसान के साथ एक टाई होना मेरे लिए शर्मिंदगी की बात होगी। और यह कहकर प्रिंसेस बड़े ही गुस्से में लक्ष्य के ऊपर हमला करने की तैयारी करने लगती है। इस जगह पर प्रिंसेस अपना एक बहुत ही पावरफुल हमला द डिवाइन प्रिंस का इस्तेमाल करने की सोचती है, जिसे देखकर वहां की सारी लड़कियां घबरा जाती हैं कि वो एक कमजोर से लड़के के ऊपर इतना पावरफुल हमला क्यों इस्तेमाल कर रही है। इस जगह पर प्रिंसेस हमला करने से पहले लक्ष्य कहती है कि तुम्हारी ये स्वॉर्ड टूट चुकी है, अपनी दूसरी स्वॉर्ड को निकालो ताकि तुम मुझसे लड़ सको और मैं तुम्हें एक सम्मान के साथ हरा सकूं। इस जगह पर लक्ष्य प्रिंसेस से कहता है कि वो अपनी दूसरी स्वॉर्ड को नहीं निकालने वाला है। और यह सुनते से प्रिंसेस लक्ष्य के ऊपर हमला कर देती है। प्रिंसेस के इतने खतरनाक हमले को भी लक्ष्य अपने मामूली ड्रैगनाइट और एक टूटी हुई स्वॉर्ड से डोज कर देता है, जिसे देखकर वहां की सारी लड़कियां हैरान हो जाती हैं। और उस जगह पर प्रिंसेस को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना सबसे पावरफुल हमला तैयार कर लेती है लक्ष्य के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए, जो कि इतना ज्यादा चमकदार होता है कि उसे कोई ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। और प्रिंसेस फिर बिना कोई देरी करे सीधा लक्ष्य के ऊपर हमला कर देती है। हमले के असर खत्म होते से ही हम देखते हैं कि लक्ष्य पूरी तरीके से धराशायी होकर जमीन पर पड़ा हुआ है और उसके आसपास की जमीन भी पूरी तरीके से टूट चुकी है। इस हमले को देखकर लक्ष्य की छोटी बहन आइरिस कहती है, यदि डिवाइन अटैक था, यह अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, पर इस जगह पर इसके नुकसान भी है यूजर के लिए। एक डिवाइन अटैक साथ में इतने सारे स्पेशल हमले को यूज करने की वजह से अब वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगी। इस जगह पर लक्ष्य को हम देखते हैं जो कि अभी भी कॉन्शियस में होता है और वो प्रिंसेस से कहता है कि अपने ड्रैगनाइट को ध्यान से संभालिए। इस जगह पर गए प्रिंसेस अपने ड्रैगनाइट पर पूरी तरीके से कंट्रोल खो देती है। इसी बीच हम देखते हैं कि एक मिस्टीरियस कैरेक्टर बांसुरी को बजाता है, जिससे वहां पर एक ब्लैक ड्रैगनाइट आ जाता है और वो एक ड्रैगनाइट को जिंदा खा जाता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि इस जगह की पूरी जो शील्ड लगी थी प्रिंसेस को सेव करने के लिए, वो शील्ड भी वहां से हट जाती है और वो ब्लैक ड्रैगनाइट प्रिंसेस को मारने के लिए ही आया है ऐसा लग रहा था। इस जगह पर प्रिंसेस ने भी अपने ड्रैगनाइट पर से कंट्रोल खो दिया था, पर इससे पहले कि ब्लैक ड्रैगनाइट प्रिंसेस पर हमला करता, सही समय पर लक्ष्य वहां आकर प्रिंसेस को बचा लेता है। इस जगह पर लक्ष्य उस ब्लैक ड्रैगनाइट से लड़ने लगता है,
जिसे देखकर वहां पर खड़ी दो लड़कियां कहती हैं कि क्या लक्ष्य मूर्ख है, वो कभी नहीं जीत सकता ब्लैक ड्रैगनाइट से, उसका ड्रैगनाइट बहुत ज्यादा कमजोर है। उन दोनों लड़की की ये बात सुनकर लक्ष्य की छोटी बहन मुस्कुराने लगती है। इस जगह पर हम देखते हैं कि लक्ष्य उस ड्रैगनाइट से लड़ तो रहा होता है, पर लक्ष्य उसका सामना नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी स्वाड टूट चुकी थी। इस जगह पर लक्ष्य हार नहीं मानता और वो प्रिंसेस से कहता है कि मैं इस ड्रैगनाइट को अकेले नहीं हरा पाऊंगा, मुझे इसको हराने में आपकी मदद चाहिए। और वो ये कहते हुए एक स्किल फाइटर की तरह अपना प्लान बताने लगता है कि वो जैसे ही अपनी क्लोज कॉम्बैट की स्किल दिखाने लगेगा और उस ड्रैगनाइट से क्लोज कॉम्बैट में लड़ाई शुरू करेगा, तब प्रिंसेस को सही समय देकर एक परफेक्ट एंगल बनाकर उस पर हमला करना है। अगर उन्होंने परफेक्ट एंगल पर हमला किया तो वो ब्लैक ड्रैगनाइट पक्का धराशायी हो जाएगा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लक्ष्य और ड्रैगनाइट के बीच में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां पर लक्ष्य जैसे ही उस ड्रैगनाइट पर हमला करने जाता है, लक्ष्य के ऊपर वो ड्रैगनाइट भारी पड़ जाता है और वो लक्ष्य को दूर फेंक देता है। इस जगह पर लक्ष्य सही समय देकर अपना हाथ का साइन करता है और एक परफेक्ट एंगल पर हमला करने के लिए प्रिंसेस से कहता है और प्रिंसेस भी सही समय पर हमला कर देती है और प्रिंसेस और लक्ष्य के सही टाइमिंग की वजह से ब्लैक ड्रैगनाइट धराशायी हो जाता है। पर इस जगह पर प्रिंसेस देखती है कि लक्ष्य का ड्रैगनाइट पूरी तरीके से टूट चुका है और लक्ष्य भी बहुत ज्यादा इस समय घायल हो चुका है, जिसे देखकर प्रिंसेस लक्ष्य के पास उसे चेक करने जाती है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहां पर हमें लक्ष्य के सपने का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लक्ष्य अपने सपने में अपना ही प्रतिबिंब नदी में देख रहा था और वहां पर लक्ष्य देखता है आर्केडिया किंगडम का सिंबल। और इसी के साथ लक्ष्य को एक मिस्टीरियस कैरेक्टर दिखाई देता है अपने सपने में, जिसके पास भी लक्ष्य की वही ब्लैक स्वॉर्ड होती है। लक्ष्य उस पर्सन से पूछता है आखिर तुम आगे क्या करने वाले हो, और इस जगह पर लक्ष्य की इस बात पर वो मिस्टीरियस कैरेक्टर जो जवाब देता है वो हमें नहीं बताया जाता और उसका जवाब सुनते से लक्ष्य हड़बड़ाकर घबराकर उठ जाता है और वो जल्दी से अपनी ब्लैक स्वॉर्ड को देखने लगता है। लक्ष्य अपनी स्वॉर्ड को देख ही रहा होता है कि तभी वहां पर प्रिंसेस आ जाती है और वो लक्ष्य से पूछती है क्या तुम्हारी चोटें दर्द कर रही हैं अभी भी, जिस पर लक्ष्य जवाब देता है कि अब उसकी चोटें दर्द नहीं कर रही हैं। और लक्ष्य प्रिंसेस से पूछता है क्या वो उनका ख्याल रख रही थी, जिस पर प्रिंसेस कहती है कि मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, तुमने मेरी मदद की थी तो मैं तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ। इन्हीं सारी बातों के बीच में प्रिंसेस लक्ष्य को बताती है कि तुम हमारी एकेडमी के पहले मेल स्टूडेंट होने वाले हो, तो इसके लिए तुम्हें कांग्रेचुलेशन, यानी अब तुम्हारा हमारी मैजिक एकेडमी में स्वागत है, कल से तुम हमारी मैजिक एकेडमी में आ सकते हो। यानी गाइस इस जगह पर लक्ष्य को प्रिंसेस ने माफ कर दिया है और लक्ष्य अब आखिरकार मैजिक एकेडमी जा पाएगा। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें लक्ष्य को दिखाया जाता है, जहां पर लक्ष्य को टीचर इंट्रोड्यूस कर रही होती है कि इसी बीच लिसा उसे ही देखी जा रही थी और इधर पूरी क्लास में भी एक मेल स्टूडेंट के आने पर बातें चलना स्टार्ट हो जाती है। इसी बीच लक्ष्य कहता है अब मुझे घर जाना है, बहुत हो गया। इसी बीच फिर लक्ष्य को टीचर उसकी जगह बताती है और जैसे ही लक्ष्य उस जगह पर जाता है वो देखता है कि एक लड़की वहां पर बैठी हुई है और हैरानी की बात ये होती है कि लक्ष्य उसे पहले से ही जानता है। फिर टीचर पूछती है क्या तुम उसे जानते हो, जिस पर लक्ष्य बताता है कि वो इसे बचपन से जानता है, ये इसकी बचपन की दोस्त है। और जैसे ही लक्ष्य उसके पास बैठता है और लक्ष्य शिल्पी से कहता है क्या तुम मेरे साथ अपनी बुक शेयर कर सकते हो। इस जगह पर शिल्पी बिल्कुल उसे इग्नोर करे जा रही थी। इस जगह पर लक्ष्य फिर धीरे से कहता है क्या तुम मेरे साथ बुक प्लीज शेयर कर सकती हो। इस जगह पर शिल्पी कहती है कि वो उसे उसके पुराने नाम से बुलाए, जिस पर लक्ष्य कहता है कि वो तो उसे इस नाम से बचपन में बुलाया करता था, जिस पे फिर लक्ष्य शर्माते हुए आखिरकार शिल्पी से कह ही देता है फिशन क्या तुम मेरे साथ अपनी बुक शेयर कर सकती हो। इस जगह पर इस नाम को सुन के पूरी क्लास वाले हंसने लगते हैं। इस जगह पर इन दोनों के ये सारे सीन देखकर लिसा भी बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। इस जगह पर वो गुस्सा कर रही है या फिर जल रही है ये तो हमें बाद में पता चलेगा। वैसे इसी सीन के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हमें आफ्टरनून में एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारी लड़कियां लक्ष्य के आसपास होती हैं क्योंकि पूरी एकेडमी में अकेला लौंडा है भाई मेल। इस जगह पर सारी लड़कियां लक्ष्य पूछ रही होती हैं कि क्या वो उसकी इस चीज में मदद कर सकता है, उस चीज में मदद कर सकता है, और ऐसी सारी रिक्वेस्ट कर रही होती है। इस जगह पर लक्ष्य बड़ा परेशान होता है। इस जगह पर लिसा भी बहुत जल रही होती है कि आखिर ये सब लोग लक्ष्य के पीछे क्यों पड़े हैं। इस जगह पर लक्ष्य को बहुत जलन हो रही होती है उस लड़की से, इसलिए लिसा भी फेवर लेकर लक्ष्य के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम मेरे केयर टेकर या फिर असिस्टेंट बनोगे। इस जगह पर लक्ष्य समझ नहीं पा रहा होता है आखिर लिसा उससे चाहती क्या है। इस जगह पर लिसा लक्ष्य से कहती है कि ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो।
इस जगह पर लिसा ये सारी बातें कह रही होती है कि इसी बीच वहां पर लक्ष्य की बचपन की दोस्त सेल्फी लिसा से कहती है कि तुम्हें पता है ना तुम क्या कह रही हो। इस जगह पर लिसा सेल्फी को देखकर कहती है तुम तो अंग्राम एरिया की फाइनेंशियल कांग्रेंट की बेटी हो ना। इस जगह पर लिसा सेल्फी को खाने के लिए कुछ देती है और कहती है कि इस जगह पर तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। इस जगह पर माहौल गर्माने लगता है। इन दोनों की मानो अब लड़ाई शुरू होने ही वाली थी कि तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम लूसीफर है। और लूसीफर इन दोनों लड़की से कहती है कि लक्ष्य को टीचर बुला रही है और उसके बाद वो लक्ष्य को लेकर बाहर आ जाती है। इस जगह पर लक्ष्य बाहर आते से ही समझ जाता है कि लूसीफर ने असल में ये झूठ इसलिए बोला ताकि उन दोनों की लड़ाई ना हो। इस जगह पर लक्ष्य लूसीफर को इसलिए थैंक यू कहता है। पर इस जगह पर लक्ष्य लूसीफर से पूछता है कि आखिर तुमने मुझे इतनी दूर एकेडमी से क्यों लाई। इस जगह पर लूसीफर लक्ष्य को बताती है कि क्या तुम्हें पता है एक ब्लैक हीरो के बारे में। इस जगह पर लूसीफर लक्ष्य से सरकाज़म में बात कर रही थी। इसका अंदाजा लक्ष्य को भी लग जाता है और उससे पता लग जाता है कि लूसीफर को उस पर शक है। इस जगह पर लक्ष्य थोड़ा परेशान हो जाता है। इसी के साथ हमें अगले सीन में काली कोठरी का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम दो लोगों को देखते हैं जहां पर हमें पता चलता है उनमें से एक तो लक्ष्य है और दूसरा असल में लक्ष्य का बड़ा भाई फ्यूजल है। और फ्यूजल लक्ष्य की स्वाट देख रहा होता है। इस जगह पर लक्ष्य कहता है कि वो इस बार कम से कम लोगों को मारना चाहता है। इसी के साथ फ्यूजल हंसता है और हमारा ये सीन भी कट हो जाता है। गाइस स्टोरी एपिसोड बाय एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। वैसे गाइस इसके बाद हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि लक्ष्य उठते हुए अपनी आंखें खुल रहा होता है। इसी बीच उसे कुछ महसूस होता है और वो घबरा जाता है और वो अपने साइड में सेल्फी को देखता है। असल में सेल्फी उसके साइड में ही पूरे रात से बेड में सो रही थी। इस जगह पर लक्ष्य कुछ समझता कि तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है सेल्फी को बुलाते हुए और वो लक्ष्य और सेल्फी को उस कंडीशन में देखकर गलत समझ लेती है और ये पूरी बात पूरी एकेडमी में वायरल हो जाती है। सारे लोगों को पता चल जाती है। इस समय तक तो लक्ष्य एकेडमी में प्रसिद्ध हो चुका था और इसी के साथ हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये सारी बातें लक्ष्य की उसकी छोटी बहन को भी पता चल जाती है और वो सीधा लक्ष्य के पास आकर उससे कहती है कि भैया आपको ये सब नहीं करना चाहिए था और वो भी एकेडमी में। इस जगह पर लक्ष्य मुंह उतारे बैठा हुआ होता है पर फिर लक्ष्य उसको समझाता है कि ये बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लक्ष्य एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि असल में वो एक एडवांस स्टूडेंट है इसलिए उसका कोई प्रीफिक्स रूम नहीं था, इसलिए वो उसे किसी के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा। इसलिए हेडमास्टर ने उनकी ही बहन जो कि उसकी बचपन की दोस्त है और हेडमास्टर भी लक्ष्य को बहुत अच्छे से जानती है इसलिए वो उसकी ही बहन के साथ रहने के लिए अलाउ कर देती है। इसलिए लक्ष्य को अब सेल्फी के साथ रहना पड़ेगा। इस जगह पर आयरिस लक्ष्य कहती है कि मैं तो समझ गई भैया पर आप सबको कैसे समझाओगे, आप तो प्रसिद्ध हो चुके हो। और वो यहाँ कहकर आयरिस वहां से चली जाती है। इसी के साथ हमारा सीन भी शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि लक्ष्य अपने काम पर आया हुआ था क्योंकि लक्ष्य एकेडमी में आने के बावजूद अभी भी एकेडमी के अंदर ही लोगों का काम करके अपनी अर्निंग कर रहा है और लक्ष्य अपनी काम की रिक्वेस्ट को लेकर वहां आया हुआ था। लक्ष्य वहां पर लिसा को सोया हुआ देखता है और फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में लिसा उठ जाती है और वो लक्ष्य को देख रही थी। इस जगह पर लक्ष्य लिसा को समझाता है कि वो असल में यहाँ पर एक अपनी काम की रिक्वेस्ट को लेकर इंपीरियल मैकेनिक से मिलने आया है, उन्होंने यहाँ पर उसे काम पे बुलाया है। इस जगह पर लिसा कहती है कि वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हें काम पर बुलाया है, मैं ही इंपीरियल मैकेनिक हूँ। इस जगह पर लिसा बताती है कि उसने लक्ष्य को किसी काम के लिए नहीं बुलाया है, असल में वो बताती है कि उसने लक्ष्य का वाइवन ठीक कर दिया है। इसको देखकर लक्ष्य बड़ा हैरान होता है कि आखिर लिसा ने उसका वाइवन क्यों ठीक किया। इस जगह पर लिसा थोड़ी शर्मा कर फिर कहती है कि मैंने तुम्हारा वाइवन इसलिए ठीक किया क्योंकि तुम हमारे एकेडमी के मेंबर हो और ये किंगडम नया नया बना है तो तुम्हारे जैसे सोल्जर की हमें ज़रूरत है, इसलिए मैंने तुम्हारा वाइवन ठीक कर दिया ताकि तुम इससे लड़ सको। बिना वाइवन के तुम लड़ोगे कैसे। इस जगह पर लक्ष्य लिसा का थैंक यू करता है और फिर लिसा लक्ष्य को उसकी वाइवन की स्वाड दे देती है और इसके बदले लक्ष्य भी लिसा से कहता है जितना उससे हो सकेगा वो सच में अपने नए किंगडम के लिए जरूर करेगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में फिर से एक अंधेरी जगह को देखते हैं जहां पर कई सारे लोगों की लाशें पड़ी होती हैं। इन्हीं सब के बीच में लक्ष्य का बचपन वाला रूप यानी किड वर्जन किसी के सामने बैठा होता है और वो कोई और नहीं ब्लैक हीरो होता है। ब्लैक हीरो लक्ष्य के ऊपर तलवार पॉइंट करके कहता है जितनी हो सके उतनी मौतें होनी चाहिए। इसके बाद हमारा सीन थोड़ा धुंधला होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये सारी चीजें असल में लक्ष्य सपने में देख रहा था। इसी बीच हमें दूसरी तरफ पर फिर से सीन दिखाया जाता है जहां पर हेडमास्टर सारी लड़कियों को बता रही होती है
कि एक बड़े एबिस ने किंगडम पर हमला कर दिया है और नाइट्स होने के नाते उन्हें रोकना तुम्हारा काम है। और वो टीचर उन्हें ये भी बताती है कि इस मिशन में उन्हें कुछ लोगों की मदद भी मिलने वाली है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सारे नाइट्स अपने मिशन में जाने लगती हैं। इस जगह पर लक्ष्य भी वहां आ जाता है। लक्ष्य को देखकर लिसा उसे जबरदस्ती ही बताने लगती है कि वो मिशन पर जा रही है। इस जगह पर लक्ष्य कहता है कि अपना ध्यान रखना। इस जगह पर लिसा कहती है कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, उससे कुछ नहीं होगा। इस जगह पर लक्ष्य कहता है ठीक है। और इसी बीच लूसीफर वहां आती है और लक्ष्य को बताती है कि तुम्हें भी मिशन पे जाना होगा, बट अभी तुम न्यू स्टूडेंट हो तो तुम मिशन पे नहीं जा सकते। लक्ष्य को थोड़ा अजीब बिहेव करता हो देखकर आयरिस उससे पूछती है कि बड़े भैया कुछ दिक्कत है क्या। इस जगह पर लक्ष्य कहता है कि एक साथ 2 एबिस का आना ये कुछ कॉन्सिडेंस तो नहीं लग रहा। इसी बीच हम देखते हैं कि सारे नाइट्स अपने मिशन पर चले जाते हैं और फिर जैसे ही वो वहां पर मिशन पर पहुंचते हैं वो देखते हैं कि पानी जैसी चीज कुछ मूव कर रही है। इसी दौरान जैसे ही लिसा कुछ हमला करती है उस पानी जैसी चीज पे, वैसे ही वहीं पर फिर से एक वही फ्लूट वाला आ जाता है और वो अपने फ्लूट को बजा देता है। और इस बार इस फ्लूट की आवाज को लिसा भी सुन लेती है और वो सोचने लगती है कि आखिरी आवाज कहां से आ रही है। इसी बीच सबका ध्यान जाता है कि एक वाटर मॉन्स्टर पूरी अजीब तरीके से मूव कर रहा है और वो फूट जाता है और उसके अंदर से कई सारे ग्लेशियर ड्रैगनाइट्स निकलते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। इसी बीच वही इविल पर्सन जो फ्लूट बजा रहा था आखिरकार पर्दे से बाहर आ जाता है और वो लिसा के सामने अपने ड्रैगनाइट को लेकर आ जाता है। इस जगह पर लिसा उसे देखते से ही समझ जाती है कि आखिर ये कौन है। इस जगह पर लिसा उसे देखकर कहती है कि तुम तो इंपीरियल कैपिटल में रहते हो ना किंगडम की। जिस पे वो पर्सन कहता है प्रिंसेस आपने बिल्कुल सही कहा, असल में मैं नाइट मैक्सटन का चीफ हूँ, यानी आप सबका चीफ। इस जगह पर लिसा कहती है इसका मतलब तुम हम सबको धोखा दे रहे हो, किंगडम को धोखा दे रहे हो। जिस पे वो पर्सन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, असल में मैं इस किंगडम को और बेहतर बनाना चाहता हूँ अपने राज में। और वो पर्सन ये सारी बातें कहने के बाद सीधा लिसा के ऊपर फिर से हमला शुरू कर देता है। वो अपनी फ्लूट बचाता है और फिर सारे ग्लेशियर लिसा पर हमला करना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में तो लिसा अपने अटैक से ग्लेशियर को आराम से हरा पा रही थी, पर कुछ देर बाद वो सारे ग्लेशियर्स क्वांटिटी में ज्यादा थे और वो अलग अलग डायरेक्शन से हमला कर रहे थे, इसलिए लिसा अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही थी। इसी बीच हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एक ड्रैगनाइट वापस बेस में आता है और वो सबको बताता है कि लिसा आप कमजोर पड़ रही है। इस जगह पर वो ड्रैगनाइट सारी बातें बता देता है कि असल में वहां पर कई सारे ग्लेशियर आ चुके हैं और लिसा उन सबको नहीं संभाल पा रही है। इस जगह पर ये सारी बातें सुनकर लक्ष्य निश्चय कर लेता है कि वो लिसा की मदद करने जरूर जाएगा। इस जगह पर उसकी छोटी बहन उसे रोकती है कि अगर आपने ब्लैक स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया तो आप जानते हो आपके साथ क्या होगा। इस जगह पर लक्ष्य कहता है कि वो इसका इस्तेमाल नहीं करेगा और जाने से पहले लक्ष्य लूसीफर से कहता है कि तुम बेस और मेरी बहन का ध्यान रखना। और इसी के साथ हमें बैटलफील्ड का सीन फिर से दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि सारे ड्रैगनाइट्स हताश हो चुके थे क्योंकि ग्लेशियर की क्वांटिटी कम ही नहीं हो रही थी और वो किसी को भी हरा भी नहीं पा रहे थे। इस जगह पर लिसा भी कमजोर हो चुकी थी और हार मान चुकी थी, पर अपने प्रिंसेस प्राइड के नाते वो आखिरी बार कैप्टन के ऊपर हमला करके उसकी वेसल छीनना चाहती थी ताकि इससे पूरा गेम यहीं पर बंद हो जाए। इस जगह पर वो ऐसा करने तो चाहती है पर कैप्टन धोखे से लिसा को हरा देता है और वो लिसा को मारने से पहले सबसे पहले उसकी चेस्ट के नीचे एक छेद करके उस जगह को फाड़ता है और कहता है तुम्हें ये लोगो या फिर साइन याद है? ये किसने बनाया पता है तुम्हें? इसे मैंने बनाया था स्लेव। तुम स्लेव हो, तुम प्रिंसेस नहीं स्लेव हो और मैं तुम्हें कभी प्रिंसेस नहीं मारूंगा। इस जगह पर कैप्टन ये कहते से ही सीधा प्रिंसेस को मारने के लिए तैयार हो जाता है। इस जगह पर प्रिंसेस सोचती है कि मैं एक बिल्कुल अनवर्दी प्रिंसेस रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाई और आखिरकार मैं इस बैटल को हार ही गई हूँ। इस जगह पर कैप्टन जैसे ही प्रिंसेस को मारने ही वाला था उसी समय सही समय पर लक्ष्य वहां पर आ जाता है और स्वॉर्ड को रोक लेता है। इस जगह पर लक्ष्य भी अपने बेलबोरिन से इसको संभाल नहीं पाता और कुछ देर में लक्ष्य का बेलबोरिन भी तबाह हो जाता है। इस जगह पर लक्ष्य हार नहीं वाला होता है कि इस जगह पर वो फाइनली डिसाइड कर लेता है कि वो अपनी ब्लैक स्वॉर्ड का इस जगह पर इस्तेमाल करेगा और जैसे ही वो अपनी ब्लैक स्वॉर्ड को निकालता है वहां पर बहुत ही एनर्जेटिक माना महसूस होने लगता है और लक्ष्य अपनी ब्लैक स्वॉर्ड की फॉर्मेशन बनाकर कुछ शब्द कहने लगता है, जैसे कि वो जो गॉड का फ्लैश भी खा जाता है, वो जो अभी स्वर्ग को चीर के बाहर आएगा, आकीरा। और लक्ष्य के यह कहते से वहां पर एक बहुत ही खतरनाक ब्लैक ड्रैगनाइट समन होने लगता है जिसकी वजह से हर जगह बिजली कड़कने लगती है और ऐसा लग रहा था ये ड्रैगनाइट तो
एक ही बार में इस पूरी धरती को तबाह कर देगा। उस ड्रैगनाइट को देखकर सारे लोग घबराने लगते हैं कि आखिर इतना पावरफुल ड्रैगनाइट किसी के पास कैसे हो सकता है। उसकी पावर को महसूस करके लिसा भी घबरा रही होती है और इस जगह पर कैप्टन भी बहुत ज्यादा डर चुका होता है कि आखिर ये क्या चीज हो रही है। इस जगह पर हमारे लक्ष्य के इसी ड्रैगनाइट को दिखाते हुए हमारा ये एपिसोड नंबर 2 एक क्लिफ हैंगर पर खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में ही लक्ष्य अपने सिर्फ एक ही हमले से सारे ग्लेशियर को तबाह कर देता है। वही ग्लेशियर जिन्हें हराने में लिसा और बाकी ड्रैगनाइट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ रही थी। इस जगह पर लक्ष्य की फॉर्मेशन और उसके ब्लैक स्वॉर्ड को देखकर कैप्टन समझ जाता है कि यही असल में पुराने किंगडम के प्रिंस हैं। इस जगह पर कैप्टन लक्ष्य कहता है कि मैं असल में आपके ही एम्पायर को फिर से खड़ा करना चाहता हूँ। इस जगह पर लक्ष्य कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता और वो बस अपना मैजिक स्पेल बोलता है, अनडिफाइंड स्वॉर्ड, और वो यह कहते से ही सीधा कैप्टन को धराशाही कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लिसा रो रही होती है और फिर हमें आयरिस की नरेशन सुनाई देती है। मेरा भाई जिसने अकेले ही 1200 से ज्यादा नाइट्स को कुछ मिनटों में हरा दिया और किंगडम को धराशाही कर दिया खुद की, आज तक मुझे नहीं पता चल पाया उसने ऐसा क्यों किया। इसके बाद हमें कुछ हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लक्ष्य आयरिस से पूछ रहा होता है, आखिर प्रिंसिपल ने मुझे क्यों बुलाया है। जिस पर आयरिस कहती है, आप बस मुंह बंद करके चलिए। और जैसे लक्ष्य एक दरवाजा खोलता है उसके आगे वो देखता है कि वहां पर तो पार्टी की तैयारी हो चुकी थी। इस जगह पर आयरिस बताती है कि इन सब लोगों ने आपके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी है भैया। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर सारी लड़कियां मिलकर लक्ष्य को खाना खिला रही होती हैं। इस जगह पर लक्ष्य कह रहा होता है, मुझे खाना खाना आता है, मैं खुद से खा सकता हूं। लक्ष्य इन सारी चीजों से पहले ही बहुत ज्यादा परेशान था कि इन्हीं सब के बीच में स्कूल की हेडमास्टर एक नए कंपटीशन को अनाउंस करती है जिसका नाम होता है लक्ष्य कंपटीशन। इसमें वो बताती हैं कि इस गेम के रूल ये हैं कि ये जो रेड पेपर है इसमें लक्ष्य की साइन वगैरह सब कुछ है। अगर ये वाला पेपर तुम 2 बजे से पहले किसी भी लड़की के पास होगा तो 1 हफ्ते के लिए लक्ष्य उसका हुआ, उसके साथ तुम कुछ भी कर सकती हो। और यह सुनते से सारी लड़कियां लक्ष्य के पीछे भागने लगती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लक्ष्य जैसे तैसे वहां से भागकर एक जगह पर आकर छुप जाता है और वो जगह असल में लिसा की वर्कशॉप होती है। उस जगह पर लक्ष्य लिसा का शुक्रिया अदा करता है उसे वहां रहने देने के लिए। इस जगह पर लिसा लक्ष्य से पूछती है कि उस जगह पर मैंने ही तुम्हारी आइडेंटिटी देखी थी, असल में तुम ही ब्लैक हीरो हो ना। लिसा के द्वारा सब कुछ देखे जाने के बाद भी लक्ष्य अपनी आइडेंटिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है। इस जगह पर लिसा स्माइल करती है और वो अपने ड्रैगनाइट से लक्ष्य को पकड़ लेती है और वो कहती है, 1 हफ्ते के लिए सिर्फ तुम मेरे साथ रहने वाले हो लक्ष्य। इस जगह पर लक्ष्य लिसा से कहता है, हाँ मैं हार मानता हूँ, तुम मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें अपना कार्ड दे दूंगा। इस जगह पर जैसे लिसा लक्ष्य को छोड़ती है लक्ष्य बिना देरी करे वहां से भाग जाता है और लिसा बस उसे खड़े खड़े देखती रह जाती है। लक्ष्य कई देर तक लड़कियों से बचता रहता है, वो लिसा से बच जाता है, फिर वो सिल्फी से बच जाता है, पर आखिर में आकर वो लूसीफर से हार जाता है। लूसीफर एक ट्रिक का इस्तेमाल करती है। लूसीफर असल में घड़ी का समय आगे कर देती है और लक्ष्य को हरा देती है। असल में घड़ी का समय पीछे था, वो आगे कर देती है। इससे लक्ष्य को लगता है गेम खत्म हो चुका है और वो ऐसा करके लक्ष्य को हरा देती है। यानी अब आने वाले 1 हफ्ते तक लक्ष्य को लूसीफर की बात माननी पड़ेगी। इस जगह पर लक्ष्य भी हार मान लेता है आखिरकार। इस जगह पर लूसीफर लक्ष्य के कान में आकर उसे बताती है कि अगले 1 हफ्ते के लिए उसे क्या करना है और वो कहती है, तुम्हें अगले 1 हफ्ते के लिए मेरा बॉयफ्रेंड बनकर रहना होगा लक्ष्य। लूसीफर के यह कहते से ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि इरिस जो कि लक्ष्य की छोटी बहन है वो फिर से कहती है कि फिर से आपकी चर्चाएं चलने लग गई हैं। अब आप इरिस के बॉयफ्रेंड बन चुके हो। पहले आप सेल्फी के साथ रंगरलिया कर रहे थे और अब आप लूसीफर के साथ भी। आप कर क्या रहे हो भैया। इस जगह पर बेचारा लक्ष्य तो कुछ कर ही नहीं रहा था, सब कुछ ऑटोमेटिक ही हो रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि लक्ष्य और इरिस प्रिंसिपल मैम से मिलने जाते हैं, जहाँ पर प्रिंसिपल मैम उन्हें बताती है कि जो पिछला हमला हुआ था उसमें कैप्टन जो बांसुरी यूज कर रहा था जिसकी मदद से वो ब्लैक ड्रैगनाइट्स को कंट्रोल कर रहा था वो यही है। वो ये देखकर वो लक्ष्य से पूछती हैं कि ये बेसिकली किसी की है क्या, क्योंकि हमें शक है कि ये किसी चीज़ की है और ये पुराने एम्पायर से जुड़ी हुई है।
तो आपको पता हो तो प्लीज बता दीजिए, मेरी ये रिक्वेस्ट है। इस जगह पर लक्ष्य को कुछ पता नहीं होता, पर वो कहता है कि अगर मुझे कुछ याद आया तो मैं बता दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जाने से पहले इरिस लक्ष्य से कहती है कि आप लूसीफर से बच के रहना, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शातिर है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि लक्ष्य लूसीफर के पास ही बैठा होता है, जहां पर लूसीफर लक्ष्य को अपने बारे में बता रही होती है और वो कहती है, तुम तो जानते ही होगे कि मैं असल में एक ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ। मैं इस किंगडम की नहीं हूँ, मैं दूसरे किंगडम से यहाँ आई हूँ। मेरा गोल ये है कि मुझे एक नोबल इंसान, नोबल लोग यानी वो लोग जो कि किंगडम की रॉयल फैमिली से हो या फिर अमीर हो, उन्हें नोबल कहा जाता है। इस सब के बीच में लूसीफर एक और बात से खुलासा करती है कि असल में लूसीफर इस जगह पर लक्ष्य का इस्तेमाल करना चाहती है अपने बटलर को उल्लू बनाने के लिए। असल में उसका बटलर यहाँ पर उसकी जांच पड़ताल करने आया है कि उसने अपना मिशन पूरा करा है कि नहीं, नोबल फैमिली के किसी मेंबर से अब तक शादी या फिर उसके रिलेशनशिप में आई है कि नहीं। इसलिए वो चाहती है कि वो उसके साथ नाटक करे बॉयफ्रेंड बनने का जब तक उसका बटलर यहाँ आएगा। और लूसीफर लक्ष्य कहती है कि कल बटलर आएगा तो कल हम डेट पे चलेंगे। और यह कहते से ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि लक्ष्य किसी का इंतजार कर रहा होता है और कुछ देर में वहां पर लूसीफर आ जाती है, यानी आज ये दोनों डेट पर जाने वाले हैं। इस जगह पर लूसीफर को देखकर लक्ष्य भी ब्लश करने लगता है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सारी एकेडमी वालों के सामने ही लक्ष्य और लूसीफर एक दूसरे का हाथ पकड़कर डेट पर जाने लगते हैं। इस जगह पर लक्ष्य को तो बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही होती है। इस जगह पर लीसा और सिल्फी जासूसों की कॉस्ट्यूम में उन दोनों के ऊपर जासूसी कर रही होती है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि लक्ष्य और लूसीफर अपनी डेट में काफ़ी इंजॉय करते हैं। वो कपड़े लेने जाते हैं, काफ़ी जगह किंगडम में घूमते हैं और अपनी डेट को काफ़ी इंजॉय करते हैं। पर जब वो शाम को अपने घर की तरफ वापस आ रहे थे, यानी एकेडमी की तरफ, उस दौरान उनके ऊपर कुछ ड्रैग नाइट्स हमला कर देते हैं। इस जगह पर उन्हें भी नहीं पता था कि आखिर ये ड्रैग नाइट उन पर हमला क्यों कर रहे हैं। इस जगह पर लक्ष्य को फाइटिंग में इंटरफेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अकेली लूसीफर ही उन सारे ड्रैग नाइट को धराशाही कर देती है। इस जगह पर लक्ष्य लूसीफर की फाइटिंग स्किल को देखकर कहता है, ये तो वाकई ही कमाल की है। इस जगह पर लीसा पीछे से कहती है कि उसके ड्रैग नाइट का नाम फेफनियर है और वो पहले से ही लोगों के आने वाले मूव को इमेजिन कर लेती है। इस जगह पर लक्ष्य लीसा को देखकर कहता है, सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस जगह पर लीसा कहती है कि तुम ये मत सोचना कि हम यहाँ पर तुम्हारा जासूसी कर रहे थे, तुम्हारी डेट को देख रहे थे, हम बस यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, है ना सिल्फी। इस जगह पर लक्ष्य कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, वैसे तुम ये अजीब कपड़े क्यों पहन रखे हैं। इस जगह पर लीसा कहती है, बस ऐसे ही, ये फैशन है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन्हीं ड्रैग नाइट हमलावर में से एक हमलावर भाग रहा होता है। इसी बीच वो एक पर्सन से टकराता है और वो उससे कहता है कि साइड हट। इस जगह पर वो पर्सन उसे गले से पकड़कर दबोच लेता है। इस जगह पर उस पर्सन को देखकर लक्ष्य सोचता है कि ये तो काफी पावरफुल है। फिर लक्ष्य उससे कह ही रहा होता है कुछ कि तभी लूसीफर पीछे से कहती है, बहुत अच्छे अल्ट्रस। इस जगह पर हमें पता चलता है कि असल में अल्ट्रस ही इन्फूज फैमिली यानी लूसीफर की बटलर है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि सब लोग एक जगह पर बैठे होते हैं। वहां पर लक्ष्य को देखकर अल्ट्रस कहती है कि ये लड़का कौन है। इस जगह पर लूसीफर कहती है कि ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है। इस जगह पर अल्ट्रस लूसीफर को बहुत हैरानी से देख रही थी। इस जगह पर लूसीफर अल्ट्रस से पूछती है, कोई दिक्कत है क्या? ये फॉर्मल किंगडम का प्रिंस था और साथ ही में ये मेरे क्लासमेट है, तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। इस जगह पर ये लोग ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि इसी बीच पीछे से कोई पर्सन आ जाता है, जिसे देखकर अल्ट्रस कहती है, लॉर्ड आप यहाँ, आपका तो कल का था ना खाना खाने का। इस जगह पर लॉर्ड कहता है कि मुझे इस समय अपनी फ्यूचर वाइफ से मिलने की उत्सुकता थी। इस जगह पर वो लूसीफर की बात कर रहा है। इस जगह पर लूसीफर उससे कहती है, पर मेरा इस समय बॉयफ्रेंड कोई और है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। इस जगह पर लक्ष्य भी कहता है कि हाँ, हम दोनों डेट कर रहे हैं। इस जगह पर वो पर्सन जिसका नाम वार्जिट है, वो लक्ष्य को देखकर कहता है, अगर मैं सही हूं तो आप पिछले तबाह हुए किंगडम के प्रिंस हो ना। इस जगह पर लूसीफर कहती है, इसे अनडिफिटेड प्रिंस कहो। इस जगह पर वार्जिट कहता है, ठीक है मेरी फ्यूचर वाइफ। इस जगह पर लूसीफर को गुस्सा आ जाता है और वो वार्जिट से कहती है कि तुम मुझे बार बार फ्यूचर वाइफ कहना बंद करो, तुम मेरे लिए बिल्कुल बस अभी स्ट्रेंजर हो। इस जगह पर वार्जिट स्माइल करता है और कहता है, तो तुम इस लड़के से शादी करना चाहती हो लूसीफर? ठीक है, मैं तुम्हें इसकी मंजूरी दे दूंगा, पर तब जब ये लड़का मुझे लड़ाई में हरा देगा।
इस जगह पर लूसीफर भी कह देती है ठीक है, पर इस जगह पर टेक टीम बैटल होगी, मैं और लक्ष्य और तुम और एल्ट्रेक्स, अगर तुम्हें मंजूर हो तो हाँ करो। इस जगह पर वो पर्सन कहता है ठीक है, मुझे लड़ाई का इंतजार रहेगा, और वो पर्सन यह कहकर वहां से चला जाता है और उसके जाते ही हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि हम वार्जिट को किसी मिस्टीरियस पर्सन से बात करते हुए देखते हैं, जहां पर हमें नहीं बताया जाता कि वार्जिट उस मिस्टीरियस पर्सन से क्या बात कर रहा है। पर इस जगह पर वार्जिट उस पर्सन से कहता है कि मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। इस जगह पर उस मिस्टीरियस पर्सन के क्रीपी सी स्माइल के साथ हमारे ये सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि लक्ष्य अपने क्लासरूम में सो रहा होता है। इसी बीच वहां पर पीछे से लूसीफर आती है और वो लक्ष्य कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने उस ड्यूएल को एक्सेप्ट करके मुझे बचा लिया। इस जगह पर लक्ष्य कुछ सोच रहा होता है, पर इस जगह पर लूसीफर कहती है कि चिंता मत करो, अगर तुमने अपनी डिवाइन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करा, यानी ब्लैक स्वॉर्ड का इस्तेमाल करा, तो तुम वार्जिट को आसानी से हरा दोगे। इस जगह पर लक्ष्य कुछ सोच रहा होता है और वो कुछ जवाब नहीं देता। इस जगह पर लक्ष्य को सोचता हुआ देखकर लूसीफर कहती है कि क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है कि मेरी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है। इस जगह पर लक्ष्य कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने अपनी मर्जी से ही उस ड्यूएल को लड़ने के लिए हाँ किया है। इस जगह पर लिसा को महसूस हो जाता है कि लक्ष्य और लूसीफर असल में नाटक कर रहे हैं, वो जीएफ और बीएफ असल में नहीं है। चीज का पता लगने के बाद लिसा को तो मानो एक संतुष्टि सी मिल जाती है। इसके बाद लिसा भी लक्ष्य और लूसीफर को सपोर्ट करने लग जाती है और वो कहती है कि वो लक्ष्य के ड्रैगनाइट को और ज़्यादा पावरफुल बनाएगी ताकि वो ये डुएल मैच इजीली जीत पाए, और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है। और इसी के साथ हमें लिसा को खुश हो देखते हुए ही सीन शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि सारे नोबल्स मिलकर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि आखिर रूइन के अंदर हो क्या रहा है, आखिर एबिस हमला क्यों कर रहे हैं, और क्या न्यू एम्पायर इतना सक्षम है कि वो एबिस का हमला झेल पाएगा। इस चीज पर वार्जिट के फादर बात करते हैं कि वो उनके बेटे को रूइन के अंदर भेजना चाहते हैं ताकि वो वहां पर इन्वेस्टिगेशन करके पता कर सके कि आखिर अंदर क्या हो रहा है। पर इस जगह पर वार्जिट और वार्जिट के फादर के एम्बिशन कुछ सही नहीं थे। और इसी के साथ हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सारे डार्क नाइट यानी एकेडमी के जितने भी नाइट्स हैं वो भी इसी चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे कि आखिर एबिस हमला क्यों कर रहे हैं। इस जगह पर हेडमास्टर यानी प्रिंसिपल इस चीज का डिस्क्लेरेशन करती हैं कि असल में जो उन्हें वेसल मिली है, यानी वो बांसुरी जिसकी मदद से एबिस हमला कर रहे थे, वो असल में रूइन की कोई चाबी है जिसकी वजह से एबिस कंट्रोल हो पा रहे हैं। इसलिए वो इस रूइन की चाबी का इन्वेस्टिगेशन करते हुए रूइन में जाने वाले हैं। इस चीज पे बाकी नाइट्स यानी जितने भी एकेडमी के बाकी बच्चे होते हैं वो भी एग्री कर जाते हैं। इस जगह पर लक्ष्य की नजर जाती है लूसीफर पर, क्योंकि लूसीफर तो कोई नाइट मेंबर तो नहीं है, फिर भी वो इस जगह पर मीटिंग में शामिल थी। इसलिए मीटिंग खत्म होने के बाद लक्ष्य लूसीफर से पूछने जाता है कि आखिर वो इस जगह पर मीटिंग में क्यों शामिल थी। इस जगह पर लूसीफर लक्ष्य को बताती है कि वो इस चीज पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है कि आखिर एबिस हमला क्यों कर रहे हैं। और इसी सीन के साथ हमारा सीन नेक्स्ट सीन पर जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लक्ष्य नहा रहा होता है कि इसी बीच वहाँ पर फिर से सेल्फी आ जाती है। इस जगह पर समझ नहीं आ रहा है कि सेल्फी ठरकी है या फिर क्या है, वो बार बार लक्ष्य को इस तरीके से क्यों मिल रही है। इस जगह पर लक्ष्य इसी सवाल का जवाब जानने के लिए सेल्फी से पूछता है कि आखिर तुम इस जगह पर क्या कर रही हो। इस जगह पर सेल्फी बहुत ही भोलेपन से कहती है कि उसकी दीदी ने कहा कि तुम जाकर नहा लो। इस जगह पर लक्ष्य समझ जाता है कि प्रिंसिपल मैम कुछ और ही चाहती हैं सेल्फी और लक्ष्य से। इन्हीं सब के बीच में आखिरकार हमारा वो दिन आ ही जाता है जिस दिन सारे नाइट्स रूइन का राज जानने के लिए रूइन की इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं कि आखिर एबिस अचानक से हमला करना क्यों शुरू कर रहे हैं। और जैसे ही उन्हें इंस्ट्रक्टर सारी कमांड बता रही होती है, इसी बीच इंस्ट्रक्टर उन्हें एक और बात बताती है कि वार्जिट जो कि नोबल का बेटा है वो भी उनके इस मिशन में साथ देने वाला है। जैसा कि हमने नोबल की मीटिंग में ही पता चल गया था हमको कि वार्जिट भी इस मिशन में साथ देगा। खैर इसके बाद इंस्ट्रक्टर को भी वार्जिट की प्रेजेंस पसंद नहीं आ रही होती है, क्योंकि वार्जिट अपनी खुद की बहुत तारीफ कर रहा होता है। इस जगह पर लक्ष्य
लूसीफर को देखता है और लूसीफर को भी वारजेट की प्रेजेंस पसंद नहीं आ रही होती। खैर फिर भी वारजेट एक नोबल का बेटा है तो उसके साथ सबको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। खैर इस जगह पर सबके ना चाहते हुए भी वारजेट मिशन में आता है और फिर हमें रूइन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर रूइन को देखकर लक्ष्य कहता है कि ये है रूइन, ये वो जगह है जहां से एबिस आते हैं। इस जगह पर लूसीफर बिना कोई देरी करे सीधा रूइन की तरफ आगे बढ़ जाती है। इस जगह पर लूसीफर को देखकर लीसा उसे मना करती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, पर लूसीफर एटीट्यूड में सीधा रूइन की तरफ बढ़ जाती है। लूसीफर का एटीट्यूड देखकर वारजेट कहता है, मेरी फ्यूचर वाइफ का एटीट्यूड बहुत ज्यादा कूल है। इस जगह पर सारे लोग लूसीफर को आगे बढ़ता हुआ देख रहे होते हैं कि इसी बीच उनकी नजर जाती है एक एबिस पर, जो कि काफी ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और वो एबिस कुछ देर तक वैसे ही उन सारे लोगों को देखने के बाद चिंगारने लगता है और एक नाइट जिसका नाम नाकुतो है उस पर हमला कर देता है। पर सही समय पर लक्ष्य वहां आकर उस एबिस को रोक देता है, पर इस जगह पर उस एबिस के हमले से लक्ष्य की शुरुआत टूटने लगती है। इस जगह पर कोई हमला करता है और उस एबिस को दूर धकेल देता है। इस जगह पर लीसा भी बिना कोई देरी करे सीधा उस एबिस पर हमला कर देती है, पर इस जगह पर लीसा के हमले वो एबिस आसानी से डोज कर पा रहा था, क्योंकि वो एबिस की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है और बाकी नाइट्स भी उस एबिस का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। वो एबिस अपनी स्पीड से सबको डोज करे जा रहा था, पर एकदम से हम देखते हैं कि किसी नाइट के एक ही हमले से उस एबिस को बहुत ज्यादा चोट आ गई है, और उस एबिस को चोट देने वाली और कोई नहीं लूसीफर होती है, क्योंकि लूसीफर का डिवाइन एलिमेंट यही है कि वो किसी के भी फ्यूचर मूवमेंट को देख सकती है। इसलिए वो एबिस की फ्यूचर मूवमेंट को देखकर उसे डायरेक्ट हमला कर पा रही है। इस जगह पर वारजेट अपनी फ्यूचर वाइफ का टेक देखकर वो भी देरी नहीं करता और सीधा कहता है कि इतना कमजोर एबिस, इससे लक्ष्य तुम नहीं लड़ पा रहे हो। और यह कहकर वारजेट सीधा एबिस पर हमला कर देता है और वो एबिस को काफी ज्यादा घायल कर देता है। उस एबिस पर हमला करने के बाद वारजेट बिना कोई देरी करे सीधा लक्ष्य को ताना देने लगता है और कहता है, तुम इस कमजोर से एबिस से नहीं लड़ पा रहे हो और तुम लूसीफर का पति बनने की सोच रहे हो। इस जगह पर वो लक्ष्य को चैलेंज करते हुए भी कहता है, अगर तुमने इस एबिस को हरा दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो और मैं ऐसे ही हार मान लूंगा। ज्यादा हमें लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी और मेरे हाथों तुम्हारी बेइज्जती भी नहीं होगी। तो तुम्हारे लिए सही मौका है लक्ष्य, तुम इस एबिस को हरा दो और मैं ऐसे ही हार मान लूंगा। इस जगह पर लूसीफर आ जाती है और वो कहती है कि इन सब चीजों का समय नहीं है हमारे पास, अभी भी वो एबिस मरा नहीं है, हमें उसे पहले मारना होगा। यहाँ के लूसीफर बिना कोई देरी करे सीधा एबिस के ऊपर हमला साधने लगती है, पर इस जगह पर लूसीफर की स्पेशल टेक्निक जिसकी मदद से वो किसी के भी फ्यूचर मोमेंट्स को देख सकती है, लूसीफर और लक्ष्य को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। एबिस पर एबिस के वो फ्यूचर मोमेंट्स नहीं देख पा रही थी। हमले को देखकर लूसीफर भी बड़ी हैरान होती है। इस जगह पर सही समय का मौका देकर अपनी एक्स की फॉर्मेशन पर हमला करने के लिए सीधा आगे बढ़ जाता है। एबिस को एक ही हमले में धराशायी कर देता है। लूसीफर को घायल करने ही वाला हमला करने सही समय पर वहां पर लक्ष्य आकर लूसीफर को बचा लेता है और सही समय पर काउंटर डिफेंस देने के लिए लीसा और बाकी सब नाइट्स भी के बाद वारजेट लक्ष्य को ताने देने लगता है और कहता है, मुझे तो लगा ही था हारे हुए प्रिंस कि तुम मेरे लायक ही नहीं हो। तुम एक मामूली से एबिस से लड़ने में इतनी ज्यादा अपना पोटेंशियल इस्तेमाल कर रहे हो। इस जगह पर वारजेट ये सारी बातें कह ही रहा होता है और लक्ष्य इन सब चीजों को इग्नोर कर रहा था कि इसी बीच लूसीफर, लीसा और बाकी सबको एहसास हो जाता है कि अभी ये एबिस फटने वाला है। इसलिए सारे लोग अपनी सिल्ट की प्रोटेक्शन बनाने लगते हैं। इस जगह पर लक्ष्य की ध्यान जाता है कि लूसीफर का हमला भी काम नहीं कर रहा था और अब वो अपनी सिल पर भी कंट्रोल नहीं बना पा रही है। अगर ऐसा ही रहा तो वो इस हमले में अपनी जान खो देगी। इसलिए लक्ष्य बिना कोई देरी करे सीधा लूसीफर को बचाने चला जाता है, पर एक साथ दो लोगों को बचाने के चक्कर में लक्ष्य की सिल कमजोर पड़ने लगती है और लक्ष्य के ऊपर हमला असर करने लगता है। इस जगह पर लक्ष्य ये सब झेल ही रहा होता है कि इसी बीच हमें लक्ष्य के फ्लैशबैक में
एक रहस्यमय घटना का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लक्ष्य से एक मिस्टीरियस पर्सन कह रहा होता है कि तुम अपना होश खो रहे हो, तुम तो मास्टर हो, तुम तो कुछ भी मास्टर कर लेते हो, तुम अपना होश कैसे खो रहे हो। इस जगह पर लक्ष्य उस पर्सन से कहता है कि मैं एक नई टेक्निक पर काम कर रहा था, पर वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, उसने काफ़ी बड़ा विस्फोट किया। इस जगह पर वो मिस्टीरियस पर्सन लक्ष्य को कुछ बताता है, पर वो हमें नहीं बताया जाता कि इसी बीच लक्ष्य की आंखें रियल लाइफ में खुल जाती हैं, जहां पर उसे पता चलता है कि वो लूसीफर के साथ असल में रियून के अंदर फंस चुका है। जब एबिस फटा था उस दौरान लक्ष्य और लूसीफर रियून में आकर गिर चुके थे, इसलिए उनकी जान तो बच गई है, पर वो इस समय रियून में फंस चुके हैं। खैर, इन्हीं सब के बीच में हमें पता चलता है कि लूसीफर भी समय के साथ कमजोर होती जा रही है, इसलिए लक्ष्य भी लूसीफर का सहारा बनने लगता है। इस जगह पर लक्ष्य और लूसीफर कुछ देर उस रुइन में सफर करने के बाद एक अल्टर के पास आ जाते हैं, जहां पर कुछ पावर जैसे मैजिकल पल का माना दिखाई दे रहा था। इस जगह पर जैसे लूसीफर उस अल्टर के पास जाती है, वो अल्टर चमकने लगता है, जिसे देखकर लक्ष्य कहता है क्या ये वही दरवाजा है जिसके बारे में प्रिंसिपल बात कर रही थी और जिसकी की वो बांसुरी है जिसकी वजह से एबिस कंट्रोल होते हैं। लक्ष्य की इन सारी क्यूरीज को सुनकर लूसीफर लक्ष्य का जवाब देते हुए कहती है कि ये अल्टर इसलिए चमक रहा है क्योंकि लूसीफर यहाँ पर है, और लूसीफर ये भी बताती है लक्ष्य को कि वो कोई इंसान नहीं है। लक्ष्य वो इतने दिनों से सबसे झूठ बोल रही थी, और ना ही वो कोई ट्रांसफर स्टूडेंट है, और ना ही उसका कोई ये गोल है कि वो किसी नोबल फैमिली में शादी करे। इस जगह पर लक्ष्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर लूसीफर ऐसा क्यों कह रही है कि वो कोई इंसान नहीं है। और इसी क्लिफ हैंगर के साथ हमारा ये एपिसोड नंबर 4 खत्म हो जाता है। सो गाइस, यानी हमें अब नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा आखिर लूसीफर इंसान नहीं है तो वो क्या है, और आखिर उसका मकसद क्या है। सब कुछ जानेंगे अगले एपिसोड में। अनडिफिटेड डीमन लॉर्ड के एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि सारी जगह चमक रही होती है लूसीफर के आने की वजह से, जिसे हमने पिछले एपिसोड में भी देख लिया था। उस जगह पर आवाज आती है लूसीफर के आने के बाद कि किंग मिल चुकी है। इस जगह पर लक्ष्य समझ आता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है, और वो बिना कोई देरी करे लूसीफर का हाथ पकड़कर उसे उस दरवाजे से बाहर ले आता है। और जैसे ही लक्ष्य और लूसीफर वहां से बाहर आते हैं, वहां का दरवाजा बंद हो जाता है, जिसे देखकर लक्ष्य कहता है अब तो ये दरवाजा भी बंद हो चुका है, अब हम कहाँ जाएंगे। फिर जैसे लक्ष्य दूसरी तरफ देखता है तो वो देखता है कि कई सारे कैप्सूल्स होते हैं, जिन्हें देखकर लूसीफर कहती है कि इन लोगों ने उसे बताया था कि वो भी उन्हें इसी कैप्सूल में मिली थी। इस जगह पर लक्ष्य कहता है क्या कह रही हो तुम। लक्ष्य के पूछने पर लूसीफर जवाब देती है और उसे समझाती है कि उसके पिता, जो कि असल में उसके पिता नहीं है, वो रियून एक्सप्लोरर है। वो जब रियून एक्सप्लोर कर रहे थे तब उन्हें इन्हीं कैप्सूल में से एक कैप्सूल में लूसीफर मिली थी, और उन्हें ऐसा लगा कि लूसीफर उनके लिए काफी अच्छा टेक्स एक्सपेरिमेंट हो सकती है, इसलिए उन्होंने लूसीफर को एडॉप्ट कर लिया। पर लूसीफर उनके कुछ काम ना आ सकी, और कुछ दिनों बाद लूसीफर के साथ बेकार व्यवहार किया जाने लगा। पर लूसीफर समझ नहीं पा रही थी क्योंकि उसकी याददाश्त चली गई थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो तो असली बच्ची है उनकी, पर व्यवहार के बाद उसे महसूस होने लगा था कि वो एडॉप्टेड है। पर वो अपने आप को दिलासा देने के लिए रियून को एक्सप्लोर करना चाहती थी, ताकि वो ये साबित कर सके कि वो एडॉप्टेड नहीं है, अपने सिर्फ दिल को। पर पिछले कुछ इवेंट्स को महसूस करने के बाद रियून में लूसीफर को अंदाजा लग चुका है कि उसका जन्म सचमुच में ही रियून के अंदर ही हुआ है। पर इस जगह पर उसे अभी ये नहीं पता है कि उसका जन्म रियून में कैसे हुआ है। इस जगह पर लक्ष्य कहता है कि तुम चिंता मत करो, इस जगह पर काफी सारे रियून अभी एक्सप्लोर नहीं किए गए हैं, क्या पता कि तुम्हारे असली माता पिता वहां पर हों। इस जगह पर लूसीफर कहती है कि अब उसे डर लग रहा है इन रियून को एक्सप्लोर करने में, क्योंकि उसे नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर इंसान यहाँ कैसे जन्म ले सकते हैं, और उसका जन्म यहाँ कैसे हुआ, और क्या उसके माता पिता सचमुच हैं या फिर वो बस किसी केमिकल से बनी है। इन सारे दुखी मन से बातें कहने के बाद लूसीफर लक्ष्य कहती है कि मुझे माफ करना कि तुम्हें ये सब सुनना पड़ रहा है, मेरी ये सब कहानी में तुम्हें कुछ क्या ही इंटरेस्ट होगा। इस जगह पर लक्ष्य आता है और लूसीफर का हाथ पकड़कर कहता है लूसीफर ऐसा कुछ नहीं है, तुम और मैं क्रू मेंबर है, हम दोनों टीममेट्स हैं, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा, इवन तुम्हारे असली माता पिता को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। इस जगह पर लूसीफर लक्ष्य का इतना एग्रेसिव रिएक्शन देखकर बहुत ज्यादा शौक होती है और उससे कहती है तुम बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो लक्ष्य,
पर मैं तुम्हें एक कॉम्प्लीमेंट दूं कि तुम्हें लोगों की बातों पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, वो तुम्हें धोखा दे सकते हैं। लूसीफर की इन्हीं सारी बातों के बीच में हमें लक्स का पास्ट मेमोरी दिखाई जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि लक्स की बाहों में कोई मर रहा होता है और लक्स कुछ लोगों से मदद मांग रहा होता है, पर वो लोग लक्स की मदद नहीं कर रहे होते हैं। और उस जगह पर किड लक्स निश्चय कर लेता है कि वो सारे बेरहमों को मार देगा। और लक्स के इन्हीं शब्दों के साथ हमारी कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां पर लक्स और लूसीफर कुछ बातें कर ही रहे होते हैं कि इसी बीच ड्रिल की आवाज आने लगती है और वो देखते हैं कि लिसा दीवार को फाड़कर वहां पर लक्स और लूसीफर को बचाने के लिए आ जाती है। इस जगह पर फिर से लिसा लक्स को इम्प्रेस करने लगती है और लूसीफर को निशा दिखाने लगती है और कहती है कि लक्स, ये ड्रिल कैसी है? मैंने तुम्हें बचाने के लिए स्पेशली ये बनाई थी, पता है? मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा और मैंने तुम्हें बचा लिया। लूसीफर से ज्यादा स्ट्रांग हूं ना मैं। इस जगह पर लक्स को क्या कहना है उसे समझ नहीं आ रहा होता है। खैर इन्हीं सब के बीच में हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरी तरफ आइरिस और लक्स को देखते हैं, जहां पर हमेशा की तरह आइरिस लक्स पर काफी गुस्सा होती है और कहती है कि आपको रीन में जाने की क्या जरूरत थी भैया? आपको समझ नहीं आ रहा? अगर आप अपनी स्वॉर्ड का यूज कर लेते तो आप रीन्स के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकते थे। आप उस जगह पर विस्फोट कर सकते थे। आपको अपनी पावर पे कंट्रोल रखना चाहिए भैया। इस जगह पर लक्स फिर से माफी मांग लेता है अपनी छोटी बहन से और आइरिस उसे माफ भी कर ही देती है। फिर इसके बाद आइरिस लक्स को टी ऑफर करते हुए कहती है कि अब आपको वारजेट के साथ भी लड़ना है। पता नहीं आप क्या क्या कर रहे हो, पर टी पी लीजिए, इससे आपको अच्छा लगेगा। वारजेट से लड़ाई करने में आपके लिए आसानी होगी। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि लक्स उस टी को पी के वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि आइरिस ने उस टी के साथ उसमें कुछ मिलाया था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आइरिस और लूसीफर मिलते हैं, जहां पर लक्स की बहन आइरिस और लूसीफर के बीच में कुछ कन्वर्सेशन होती है। खैर इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरे सीन में देखते हैं कि आखिरकार वो समय आ ही चुका था जहां पर लक्स और वारजेट के बीच में ड्यूअल फाइट होने वाली थी। पर जब हम बैटलफील्ड में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वहां पर सिर्फ लूसीफर आई हुई होती है ड्यूअल मैच को लड़ने के लिए। लक्स वहां पर नहीं होता। इसके पीछे असल में लूसीफर और इरिस का ही कुछ प्लान था। उन्होंने कुछ टी में मिलाया था जिसकी वजह से लक्स वहां नहीं आ पाता। इस जगह पर वारजेट लूसीफर से कहता है कि तुम्हारा आशिक डर गया क्या? इस जगह पर लूसीफर कुछ नहीं कहती और वो कहती है कि वो अकेले ही मैच लड़ना चाहती है। इस जगह पर वारजेट को इससे कोई तकलीफ नहीं होती। वो लूसीफर से अकेले ही लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इस जगह पर जैसे ही मैच शुरू होने वाला होता है वारजेट अपने ही टीममेट को कमजोर करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वारजेट और लूसीफर के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां पर फेफनियर जो कि लूसीफर का ड्रैगनाइट है, जो कि भविष्य की मूव्स को भी देख सकता है, वो लूसीफर वारजेट की मूव्स को देख रही होती है। और शुरुआत में फेफनियर वारजेट के ड्रैगनाइट पर भारी पड़ रहा होता है, पर जैसे ही वारजेट लूसीफर के ड्रैगनाइट को एक बार छूता है उसके बाद पता नहीं क्या होता है। फेफनियर फ्यूचर मूव्स नहीं देख पा रहा होता है और उसके बाद वारजेट बिना कोई देरी करे सीधा लगातार फेफनियर पर हमला करता है और उसे घायल कर देता है। इवन इतना घायल कर देता है कि फेफनियर डिसॉल्व हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। इस जगह पर लूसीफर के पास वारजेट से लड़ने के लिए कुछ भी नहीं होता। इस जगह पर लूसीफर पूरी तरीके से घायल और लाचार होती है और वारजेट लूसीफर से कहने लगता है, क्या समझ रही थी अपने आप को? तू मुझे हरा देगी? तू एक गंदी नाली की कीड़ी है, तू अनाथ है। वो तो मेरा बड़प्पन है कि मैं तुझे अपनी पत्नी बना रहा हूँ, अपनी नौकरानी बना के रखूंगा तुझे। और हाँ, अब मुझसे भागना बंद कर दे। मैं ही तेरी किस्मत हो और मुझे स्वीकार कर ले। वैसे भी तूने कहा था कि जो भी ड्यूअल मैच जीतेगा वो तेरा पति बनेगा, और अब तो मैं ड्यूअल मैच वैसे भी जीत चुका हूं और जिससे मुझे लड़ना था वो तो कहीं भाग चुका है। तो अब मैं ही तेरा पति हूं, ये स्वीकार कर ले। इस जगह पर वारजेट ये सारी बातें लूसीफर से कह रहा होता है और मानो लूसीफर भी अब हार मान ही चुकी थी कि इसी बीच वारजेट महसूस करता है कि कोई चीज उसकी तरफ बहुत ही तेजी से आ रही है और वो जल्दी से अपनी जगह से हटता है। और फिर हमें पता चलता है कि ये असल में एक स्वॉर्ड होती है जो कि वारजेट के ऊपर हमला था। इस जगह पर हमें पता चलता है कि ये स्वॉर्ड किसी और की नहीं, ब्लैक की होती है और ब्लैक यहाँ पर लूसीफर को बचाने आ जाता है और वो कहता है कि कहा था ना ये ड्यूअल मैच है, तो अभी तक तुमने लूसीफर को हराया है, मुझे नहीं। लक्ष्य को देकर वारजेट कहता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम वापस आओगे, और वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम ही ब्लैक हीरो हो, पर अब तुम मुझे मूर्ख लग रहे हो।
तुमने एक लड़की के लिए अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी। खैर, तुमसे लड़ने में मजा आने वाला है। खैर, इस जगह पर लक्स वारजीट का कोई जवाब नहीं देता और इसके बाद हम देखते हैं कि लक्स बहुत ही तेजी से अपना स्पेल को तैयार कर लेता है और इधर वारजीट और लक्स के बीच में लड़ाई शुरू ही होने वाली थी। इस जगह पर लूसीफर कहती है, आखिर क्यों लक्स तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। इसी बीच हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लक्स और वारजीट के बीच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़ाई हो रही होती है। इस जगह पर लूसीफर अपने आप को ब्लेम कर रही होती है इन सब लड़ाई के पीछे लक्स को खींचने के लिए। इस जगह पर आइरिस का कॉल आता है लूसीफर को और आइरिस लूसीफर को बताती है कि असल में लक्स उनसे कभी मूर्ख बना ही नहीं था। लक्स को शुरुआत से पता था कि लूसीफर का प्लान क्या है। इस जगह पर हमें लक्स के आईक्यू लेवल के बारे में भी पता चलता है कि लक्स ने लड़ाई के दौरान ही पता कर लिया है कि आखिर क्या है वारजीट की पावर। असल में वारजीट की पावर यह है कि जब भी वो अपने ड्रैगनाइट से किसी और के ड्रैगनाइट को छूता है तो वो उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और ऐसा ही उसने फेफनियर के साथ किया। उसने फेफनियर को छूकर उसकी पूरी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से फेफनियर डिसॉल्व यानी गायब ही हो गया। इस जगह पर वारजीट भी काफी ज्यादा इंप्रेस होता है और लक्स से कहता है, जैसा कि मुझे ब्लैक हीरो से उम्मीद थी कि वो मेरी पावर को कुछ ही देर में पता कर लेगा, वैसा तुमने पता सचमुच कर लिया। मानना पड़ेगा तुम्हें। वारजीट यह कहते से ही सीधा लक्ष्य पर हमला कर देता है और उधर लक्ष्य भी वारजीट पर डिवाइन रिकॉइल नाम के हमले से हमला कर देता है और वारजीट और लक्ष्य के हमले एक दूसरे से टकरा जाते हैं। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि वारजीट का हमला अभी लक्ष्य के सामने टिक रहा है, पर कुछ देर बाद जैसा कि हमेशा की तरह होता ही है, लक्ष्य अपने ब्लैक स्वॉर्ड की पावर से सीधा वारजीट को धराशाही कर देता है और ब्लैक के इस हमले से बहुत ही खतरनाक ओरा निकलता है। इस जगह पर शुरुआत में तो लूसीफर को विश्वास ही नहीं होता कि आखिर लक्स ने वारजीट जैसे नोबल फैमिली के मेंबर को कैसे हरा दिया। वारजीट को एक खतरनाक हमले के साथ धराशाही कर लक्स सीधा लूसीफर को उठाने जाता है और उसे उठाते हुए कहता है, तो डुएल खत्म हुआ, हम जीत गए, तो अब एकेडमी चलें। सो दोस्तों, लक्ष्य के इन्हीं शब्दों के साथ अनडिफिटेड डीमन लॉर्ड के एपिसोड नंबर 5 का यहीं पर समापन हो जाता है। एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि एक अनजान लड़की घूम रही होती है जो कि असल में एकेडमी की स्टूडेंट होती है। उस लड़की को देखकर वहां के सारे लोग कहने लगते हैं कि हमने इस लड़की को इससे पहले कभी नहीं देखा, क्या ये कोई ट्रांसफर स्टूडेंट है। इस जगह पर वो लड़की अपने बारे में बातें सुनकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद वो लड़की एक जगह पर जाकर बैठती है और वहां पर टीचर रह जाती हैं और टीचर उस लड़के से कहती हैं कि रात काफी हो चुकी है, तुम्हें रूम में जाकर सो जाना चाहिए। इस जगह पर वो लड़की कहती है ठीक है। इसी के साथ टीचर कहती है कि क्या तुम ट्रांसफर स्टूडेंट हो, क्योंकि इससे पहले उन्होंने इस लड़की को कभी नहीं देखा है। इस जगह पर वो लड़की कहती है हाँ वो ट्रांसफर स्टूडेंट है। इस जगह पर टीचर के जाने के बाद वो लड़की रोने लगती है और कहती है क्या ये सारे लोग मुझे भूल चुके हैं। और उस लड़की के इन्हीं शब्दों के साथ हमारा सीन दूसरी तरफ जाता है, जहां पर हम एकेडमी की कुछ लड़की और लक्ष्य को देखते हैं। जहां पर एक लड़की जिसका नाम सैरिफ होता है वो लक्ष्य कहती है कि किंगडम के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं और अब तो कई सारी समस्याओं का किंगडम को सामना भी करना पड़ रहा है, जैसे कि रैग्नारोक। इस जगह पर लक्ष्य को लगता है कि उसकी वजह से ही रैग्नारोक की समस्या उत्पन्न हुई है, क्योंकि पिछले एपिसोड में लक्ष्य ने वारजीट से लड़ाई की थी और अब वारजीट रैग्नारोक से इस किंगडम को नहीं बचा रहा है, क्योंकि लड़ाई से पहले रैग्नारोक से वारजीट ही इस किंगडम को डिफेंस कर रहा था। इस जगह पर सैरिफ कहती है कि तुम अपने आप को ब्लेम मत करो, वारजीट तो वैसे भी रैग्नारोक का सामना नहीं कर पा रहा था। और सैरिफ बताती है कि वो एक और ड्रैगनाइट को जानती है जो कि रैग्नारोक का सामना कर सकता है, और साथ ही में वो एक लड़की के बारे में बताती है जो कि 3rd ईयर की स्टूडेंट है और वो लड़की असल में रैग्नारोक का सामना कर सकती है। पर दिक्कत ये है कि उस लड़की को लड़कों से नफरत है। इस जगह पर सैरिफ लक्ष्य को ये बात बताते हुए कि उस लड़की को लड़कों से नफरत है, लक्ष्य से पूछती है कि क्या वो इस किंगडम को बचाने में उनकी मदद करेगा, जिस पर लक्ष्य कहता है हाँ बिल्कुल। और लक्ष्य के हाँ करते से ही नाकातो और एकेडमी की एक और लड़की लक्ष्य के कपड़े उड़ा देती है और उसे फीमेल कपड़े पहना देती है। यानी गाइस जो लड़की हमें एपिसोड की शुरुआत में और अब प्रेजेंट में दिख रही है असल में वो लक्ष्य ही है। यानी गाइस इस जगह पर हमें पता चल चुका है कि आखिर ये लड़की कौन है। इस जगह पर लक्ष्य सोच रहा होता है कि आखिर 3rd ईयर की वो लड़की कैसी होगी जो रैग्नारोक का सामना कर पा रही होगी।
इस जगह पर लक्ष्य ये सब सोच ही रहा होता है कि इसी बीच उसे पीछे से आवाजें आती हैं और वो जैसे ही झाड़ियों में देखता है तो वो देखता है कि एक लड़की एक बिल्ली के साथ खेल रही है और लक्ष्य उस लड़की को देख ही रहा होता है कि इसी बीच एक अनजान और एक स्ट्रेंज पर्सन लक्ष्य के ऊपर चाकू से हमला कर देता है और उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। इस जगह पर लक्ष्य अचानक हमले से चिल्ला देता है जिसे वो लड़की भी सुन लेती है और वो सही समय पर लक्ष्य को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आ जाती है और वो उस स्ट्रेंज पर्सन के ऊपर अपनी तलवार तान देती है। इस जगह पर वो पर्सन सही समय पर स्मोक बॉम्ब का इस्तेमाल कर वहां पर धुआं कर देता है और वो इंसान अपनी मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की के ऊपर चाकू से हमला कर देता है। पर सही समय पर लक्ष्य उस लड़की के सामने आकर उस लड़की को प्रोटेक्ट तो कर लेता है, पर इस दौरान लक्ष्य के हाथ पर एक कट लग जाता है और इस समय को देखते हुए वो स्ट्रेंज पर्सन वहां से फरार हो जाता है। इस जगह पर लक्ष्य के हाथ में कट देकर वो न्यू लड़की लक्ष्य से कहती है कि हमें मेडिकल रूम जाना चाहिए, तुम्हारे हाथ में कट लग चुका है। इस जगह पर हम अगले सीन में देखते हैं कि लक्ष्य और वो लड़की मेडिकल रूम में आ जाते हैं, पर मेडिकल रूम में आने के बाद लक्ष्य को अंदाजा यानी ध्यान आता है कि वो तो इस समय फीमेल के रूप में है और अगर उसने यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाया अपने कपड़े उतार कर तो उस लड़की को पता चल जाएगा कि ये तो एक लड़का है। इस जगह पर लक्ष्य चालाकी करता है और उस लड़की से कहता है क्या तुम सिर्फ मेरी पीठ पे इलाज कर सकती हो, क्योंकि आगे मुझे इतनी चोट नहीं लगी है। इस जगह पर वो लड़की भी मान जाती है और वो लक्ष्य के पीठ पर ही मरहम लगा देती है। मरहम लगाने के बाद वो लड़की लक्ष्य से कहती है कि तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा सॉलिड है, तुम तो लगती भी नहीं हो कि तुम लड़की हो, तुम तो लड़की जैसी बॉडी है, तुम पक्का स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करती होगी और काफी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करती होगी। इस जगह पर लक्ष्य कहता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। और यह कहते हुए लक्ष्य लड़की की आवाज में उस लड़की से पूछता है आप बिल्ली के साथ क्या कर रही थी। इस जगह पर वो लड़की कहती है कि क्या तुमने वो भी देख लिया, वो बस ऐसे ही, उसको छोड़ो और वो छोड़ो। और उस लड़की के इन शब्दों के साथ हमारा सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर लक्ष्य अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है और वो लीसा के साथ लंच कर रहा होता है। इसी बीच लक्ष्य को याद आता है कि जब वो उस लड़की से अलविदा ले रहा था तब लक्ष्य ने उस लड़की को अपना नाम लूना बताया था और उस लड़की ने अपना नाम सेलिस बताया था। यानी गाइस इस जगह पर खुलासा ये होता है कि लक्ष्य जिस लड़की से मिलने गया था असल में वो लड़की वो ही लड़की थी जिससे वो गलती से मिल गया है। यानी सेलिस ही वो लड़की है जो कि रैग्नारोक से लड़ने के लायक है और जिसे लड़कों से सख्त नफरत है। इस जगह पर खुशी की बात यह थी कि सेलिस और लूना के बीच में तो दोस्ती हो चुकी थी, पर लक्ष्य और सेलिस के बीच में दोस्ती नहीं हुई थी। लक्ष्य इस जगह पर सेलिस के बारे में ही सोच रहा होता है कि इसी बीच हम देखते हैं कि लीसा और लूसीफर लक्ष्य को लेकर लड़ रहे होते हैं कि आखिर वो किसका बॉयफ्रेंड है। यानी इनकी अलग ही चल रही है। इधर लक्ष्य किंगडम को बचाना चाहता है और ये इधर लक्ष्य को अपना बनाना चाहते हैं। इस जगह पर लीसा लूसीफर की इन्हीं लड़ाई के बीच में हमारा सीन दूसरी तरफ जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक मिस्टीरियस पर्सन वारजीत से जेल में मिलने आया हुआ होता है और वहां पर वो मिस्टीरियस पर्सन वारजीत से कुछ कहता है जिसे सुनकर वारजीत कहता है कि दोस्त मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं पक्का उसे हरा दूंगा इस बार। पर इस जगह पर वारजीत की एक भी बात वो मिस्टीरियस पर्सन नहीं सुनता और वो मिस्टीरियस पर्सन वारजीत की चेस्ट पर हाथ रखता है जिसे देखकर वारजीत कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, तुम मेरे अंदर इस सीट को प्लान नहीं कर सकते। इस जगह पर वारजीत ये सारी बातें कह ही रहा होता है कि तभी वारजीत के ऊपर डिमोनिक असर होने लगते हैं और तभी ये सारी चीजें वहीं की जेल का एक और प्रिजनर देख रहा होता है। इसके बाद वो मिस्टीरियस पर्सन एक फ्लूट को बजाता है जिसकी वजह से पहले की ही तरह कुछ डिमोनिक एबिस किंगडम की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। इन्हीं सब के बीच में हमारा सीन फिर से एकेडमी पर जाता है जहां पर लिसा और साइलिस के बीच में लड़ाई चल रही होती है, जहां पर साइलिस कह रही होती है कि वो एक भी लड़के को इस एकेडमी में बर्दाश्त नहीं करेगी। पर इस जगह पर लिसा लक्ष्य के फेवर में बोल रही होती है क्योंकि लिसा चाहती है कि लक्ष्य इसी एकेडमी में पढ़े। सारी चीजों का अंदाजा लक्ष्य को भी लग जाता है और लक्ष्य साइलिस से बातें करने आता है और वहां पर लक्ष्य पहली बार अपने आप को साइलिस से इंट्रोड्यूस करता है और साइलिस भी अपने आप को लक्ष्य से इंट्रोड्यूस करती है। इनके इंट्रोडक्शन के बीच में लिसा साइलिस से कहती है कि लक्ष्य एक बहुत अच्छा वॉरियर है, अगर कभी रैग्नारोक सच में रिवाइव हुआ तो लक्ष्य हमारी लड़ाई में साथ दे सकता है। इस जगह पर साइलिस कहती है कि वो अकेली ही काफी है रैग्नारोक से लड़ने के लिए। इस जगह पर लक्ष्य कहता है कि मैं मानता हूँ कि आप ताकतवर हैं, पर
रैग्नारोक एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है, वो अकेला ही इस पूरे किंगडम को तबाह कर सकता है। इसी चीज पे कई देर बहस करने के बावजूद जब कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो प्रिंसिपल मैम एक आइडिया देती है कि साइलिस और लक्ष्य के बीच में एक लड़ाई हो जाए। जो भी इस लड़ाई को जीतेगा उसका डिसीजन ही माना जाएगा। लक्ष्य जो साइलिस के साथ करना चाहेगा वो कर पाएगा, और साइलिस जो लक्ष्य के साथ करना चाहती है वो कर पाएगी अगर वो जीत गई। इस डिसीजन पर लक्ष्य और साइलिस दोनों मान जाते हैं, क्योंकि इस जगह पर लक्ष्य के पास तो कोई डिसीजन था ही नहीं, और साइलिस को तो ऐसा लग रहा था कि वो लक्ष्य को तो आसानी से हरा देगी। इसलिए वो दोनों मान जाते हैं, और साइलिस जाने से पहले लक्ष्य कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि बैटलफील्ड में तुम हारने वाले हो। और यह कहकर साइलिस वहां से चली जाती है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि साइलिस लूना को बुलाती है, पर लक्ष्य अपने मेल वर्जन में ही साइलिस के पास चला जाता है। पर सही समय में इससे पहले कि साइलिस लक्ष्य को देखती, वो अपने फीमेल वर्जन में बदल जाता है। इसके बाद जैसे ही लक्ष्य अपने फीमेल वर्जन में बदलता है तो साइलिस लक्ष्य से कहती है, लूना तुम अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे तुमसे कुछ काम था। पर इससे पहले कि साइलिस लक्ष्य से कुछ कहती, लक्ष्य बहाने बनाने लगता है कि उसे इस समय कुछ काम है, उसे कहीं जाना है। इस जगह पर साइलिस लक्ष्य की बात मान जाती है और उसे जाने के लिए हाँ कर देती है। पर इसी बीच साइलिस की नजर पड़ जाती है लक्ष्य की स्वॉर्ड पर, जिसे देखकर वो कहती है कि ब्लैक स्वॉर्ड ये काफी सुंदर है। और इसके बाद साइलिस लक्ष्य को उसकी स्वॉर्ड दे देती है और कहती है, इसका ध्यान रखो कहीं गुम ना जाए। और साइलिस के इन्हीं शब्दों के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस क्या लगता है आपको, क्या अगले एपिसोड में सच में लक्ष्य और साइलिस के बीच में लड़ाई होगी या फिर नहीं? जानेंगे अगले एपिसोड में।